नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बोझ। एक बहू ने अपने ससुर को कहा कि आप बोझ हैं। अनिल जी अभी खाना खाने बैठे ही थे कि उन्होंने सामने पड़ी खाने की प्लेट पर एक नज़र दौड़ाई। आज बहू ने खाना बाहर से मंगवाया था। मैदे की बनी हुई नान, जिन्हें चबा पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, और साथ में मिर्च मसाले और तेल से लबालब कोफ्ते की सब्जी। खाना देखते ही एक मन हुआ कि बहू से कहे, बहू मेरे लिए लौकी की सब्जी ही बना दी होती, मुझसे ये सब खाया नहीं जाता। फिर सहसा उनके कानों में वही क्रोध भरी वाणी और कड़वी बातें गूंजने लगीं, जिनकी बौछार उन पर एक दिन पहले ही हुई थी। अभी कल की ही बात है कि अनिल कुमार जी ने अपनी बहू से कहा, बहू खाने में मिर्ची बहुत ज़्यादा है। बहू तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने में ज़्यादा मिर्च मसाले मत डाला करो, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। यह बातें सुनते ही रसोई से खाना बनाती हुई बहू तमतमाती हुई बाहर निकली और बोली, बाबूजी, आपको तो ये बने खाने में मीन मेघ निकालने के अलावा और कोई काम है नहीं। कभी कहते हैं खाने में नमक ज़्यादा है, कभी कहते हैं मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, और कभी कहते हैं कि सब्ज़ी में तेल ही तेल है। और इन सबसे भी जब जी नहीं भरता तो सूखी रोटी का रोना लेके बैठ जाते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी करती रहूं। जो मिलता है चुपचाप खा लीजिए। बहू की अपमानजनक बातों का कड़वा घूंट पीकर अनिल जी ने चुपचाप वही खाना खाने में बेहतरी समझी। बैठे बैठे अनिल कुमार जी के मस्तिष्क में उनकी दिवंगत पत्नी शांति की यादें हिलोरे लेने लगी। उनके साथ बिताए गए पल अनिल जी को किसी सुनहरे सपने से कम प्रतीत नहीं होते थे। बिना कहे मेरे मन की बात समझ जाती थी शांति। जब भी खाने में कुछ मुझे पसंद नहीं होता था तो झट से दूसरी सब्जी बनाकर मेरे सामने हाजिर कर देती थी। उसके हाथ का बनाया कम मिर्च मसाले का खाना भी बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। कितना ख्याल रखती थी वह मेरा। पर वक्त का सितम ऐसा हुआ कि सोचते सोचते उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अनिल जी अब रिटायर हो चुके थे और अपने इकलौते बेटे प्रशांत और बहू सरिता के पास रहते थे। बेटी अनीता की शादी हो चुकी थी। ताउम्र धन कमाकर बच्चों की परवरिश पर खर्च करने में लगा दी, यह सोचकर कि बुढ़ापा आराम करने के लिए है। लेकिन उनकी पत्नी क्या गई, उनकी तो जैसे ज़िंदगी ही चली गई। परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर कर सकता। पत्नी के जाने के कारण जो खालीपन पैदा हुआ था, उसके कारण उनका चेहरा मुरझा सा गया था। लेकिन उसे मुरझाए हुए चेहरे की लकीरें तब और ज़्यादा गहरी होती जब बहू का व्यवहार उनके दिल को छलनी कर देने लगता। और बेटे से इतना भी नहीं हो पाता था कि वह उनके पास बैठकर प्यार के दो मीठे बोल बोल दे। 12 साल का एक पोता है, लेकिन उसे भी अपने दादा से कुछ खास लगाव नहीं है। होता भी कैसे, आखिर बेटा भी तो माता पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। जैसे तैसे खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठे अनिल जी ने अपने बेटे के आने की आवाज़ सुनी तो लाठी टेकते हुए बाहर आ गए। बेटा, मेरी पेंशन तो आ गई होगी, इस बार के पेंशन के पैसे मुझे पकड़ा देना। प्रशांत ऑफिस से थका हुआ आया था, लेकिन पेंशन की बात सुनते ही जैसे बिजली सी कौन गई उसके शरीर में। क्या बाबूजी, हर महीने पेंशन की रट लगाए रहते हैं? हमने क्या कमी रखी है आपकी ज़रूरतें पूरी करने में, जो आपको पेंशन के पैसों की आवश्यकता पड़ गई? नहीं बेटा, वह मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सोचता हूँ डॉक्टर को दिखा कर आऊँ। यदि तेरे पास कुछ समय हो तो मुझे कल ही ले चलना। बाबूजी, आजकल मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, थोड़े दिन रुक जाइए। अभी पैसे की तंगी चल रही है, मेरी तनख्वाह मिल जाएगी तब मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। 2-4 दिन दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बेटा, दरअसल कल से मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, अगर हो सके तो कल ही डॉक्टर के पास ले चलो। पिछली बार जब डॉक्टर को दिखाया था तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने घी तेल का परहेज करने को कहा था, पर वह तो मुझसे हो ना पाया। इतना सुनने की देर थी कि सरिता जलते भुनते बाहर आ गई। हाँ हाँ बाबूजी, अपनी बीमारी का ठीकरा भी अब आप मेरे ही सर पर फोड़ दो। बिना बोले सब कुछ आपके सामने हाजिर हो जाता है। इतने भर से भी आपको संतुष्टि नहीं मिली जो आप उनके सामने मेरी शिकायत करने चले हैं। और आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए,
अकेली जान होते हुए मैं सारे घर का काम संभालती हूँ और ऊपर से आपके बाबूजी का बोझ अलग। इसके बावजूद अगर मुझे बातें सुनने को मिलेंगी तो मैं ये घर छोड़कर अपने बेटे को लेकर अपने मैके जाकर बैठ जाऊंगी, सरिता ने प्रशांत से कहा। अनिल जी एक आशा भरी नज़र से अपने बेटे की ओर देखने लगे। शायद उनका बेटा उनकी तरफदारी करेगा, लेकिन अपनी पत्नी को डांटना तो दूर, प्रशांत ने मुंह से उसके सामने एक शब्द भी ना निकाला। बहू सरिता की बातें बाबूजी के दिल में तीर सी चुभने लगी। वे सोचने लगे कि शायद यह सब उनके भाग का दोष है। जब यही बेटा बीमार पड़ता था और मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो पड़ोसियों से उधार लेकर मैं कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाइयाँ लेकर आता था, और आज यही बेटा अपने बीमार पिता को बोझ समझकर जैसे तैसे झेल रहा है। रोते हुए वह उदास होकर अपने कमरे में चले गए। रात को सभी लोग सो गए, लेकिन उनकी आंखों में रत्ती भर भी नींद न थी। अब यह रोज रोज का अपमान सहन नहीं होता। सोते हुए उन्होंने कुछ फैसला कर लिया। अगले दिन जब प्रशांत सैर करके लौटा तो देखा बाबूजी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में अपना बैग लिए तैयार खड़े थे। यह क्या बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं? अनिल जी चेहरे पर गंभीरता लिए बोले, हाँ बेटा, मैंने ये तय किया है, अपनी बची कुची ज़िंदगी मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ और इस बुढ़ापे में मैं बोझ बनकर नहीं काट सकता। मैं आज ही अनीता के घर जा रहा हूँ। लेकिन बाबूजी, वह तो गुस्से में यूं ही बोल दिया, आपको तो मालूम है यह तो उसकी आदत है। नहीं बेटा प्रशांत, मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों के लिए बोझ हूँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण बहू घर छोड़कर जाए और तुम्हारी गृहस्थी खराब हो जाए। मेरे बैंक की पासबुक और चेकबुक तुम्हारे पास होगी, वह मुझे दे दो ताकि मैं अपनी पेंशन का पैसा तो निकलवा सकूं। पेंशन की बात सुनकर प्रशांत घबरा गया और बाबूजी को फिर से मनाने लगा, परंतु प्रशांत के लाख मनाने पर भी अनिल जी नहीं माने। आखिर में थक हार कर प्रशांत को पिताजी की चेकबुक और पासबुक देनी पड़ी। अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी सरिता अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सब कुछ देख रही थी और मन ही मन ये सोचकर राहत महसूस कर रही थी कि चलो कुछ दिनों के लिए बाबूजी से छुटकारा मिला। उधर प्रशांत को बाबूजी के जाने से ज़्यादा इस बात का दुख था कि बाबूजी के जाने के साथ साथ उनकी पेंशन भी चली जाएगी। इस बात को जब 1 महीना बीत गया तो एक दिन सरिता के मैके से फ़ोन आया कि उसके भतीजे का जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने जागरण करवाने का सोचा है। सरिता के भाई ने कहा, सरिता, साथ समय बिताए हुए बहुत दिन हो गए, तुम 2 दिन पहले ही आ जाना, बैठकर गपशप मारेंगे। सरिता ने बड़ी खुशी से सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी, यह सोचते हुए कि अब बाबूजी का बोझ भी सिर पर नहीं है। सरिता और प्रशांत ने 2 दिन पहले जाने का प्रोग्राम बना लिया। एक टैक्सी करके सरिता और प्रशांत अपने बेटे के साथ अपने मैके जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन सरिता को मन ही मन एक डर खाए जा रहा था। दरअसल सरिता के ससुर अनिल जी सरिता के पिता के बचपन के दोस्त थे, तो सरिता को ये चिंता सता रही थी कि कहीं उसके पिता को इन बातों की भनक ना लग जाए और उनके मैके में उसकी बेइज्जती ना हो जाए। जब वह लोग घर पहुँचे तो उन्हें आया देख सभी लोग बहुत खुश हुए। सरिता के परिवार में उनकी मम्मी पापा और उनके 2 बड़े भाई और भाभियाँ थीं। दोनों भाइयों के एक एक बेटा था। सरिता और प्रशांत माँ पिताजी से बात करने लगे तो पिताजी ने कहा, 2 दिन पहले ही अनिल जी से बात हुई थी। यह सुनकर वे दोनों चिढ़ गए। फिर सरिता ने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान करते हुए कहा, अच्छा क्या बात हुई थी? बेटा, उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि बच्चे उनकी दवाई से लेकर खाने पीने तक का पूरा ध्यान रखते हैं, तो अब सेहत सुधरने लगी है। सच बताऊं तो कलेजे को ठंडक पड़ गई बात सुनकर। यह बात सुनते ही सरिता और प्रशांत एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। माँ पिताजी के साथ थोड़ी देर बात करके सरिता अपनी भाभियों से बात करने के लिए रसोई घर में चली गई। दोनों भाभियाँ खाने की तैयारी में जुटी थीं, पर सरिता ये देखकर हैरान थी कि सब्जी 2 बर्तनों में पकाई जा रही थी और खीर भी 2 अलग अलग पतीलों में रखी हुई थी। यह देखकर सरिता ने बड़ी भाभी से पूछा कि एक ही सब्जी को 2 बर्तन में क्यों पकाया जा रहा है और फिर अलग अलग बर्तनों में क्यों पड़ी है? तो भाभी ने कहा कि मम्मी पापा जी,
घी तेल की सब्जी से परहेज करते हैं और उनकी उम्र को देखते हुए हम उनके लिए कम तेल मसाले की सब्जी अलग से बना लेते हैं। और पिताजी को डायबिटीज़ की परेशानी है तो उनके लिए शुगर फ्री डालकर अलग से खीर बनाई है। अपनी भाभीयों की ये बात सुनकर सरिता को बड़ी हैरानी हुई और बोली, लेकिन भाभी आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं? अरे इसमें क्या हुआ, हमारे बड़े बुजुर्गों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? भाभी की बात सरिता के दिल को छू गई, लेकिन मन ही मन उसे अपने द्वारा अपने ससुर जी के लिए किए गए व्यवहार याद आने लगा। सोचने लगी, डायबिटीज़ के मरीज़ तो ससुर जी भी हैं, लेकिन हमसे कभी उनके लिए शुगर फ्री भी नहीं खरीदी गई। बेचारे बाबूजी फीकी चाय पीकर ही गुजारा कर लेते थे। सरिता मन ही मन शर्मिंदा होने लगी। फिर सोचने लगी, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होने के कारण यदि बाबूजी कम घी तेल का खाना बनाने को कहते थे तो इसमें गलत क्या था? उनकी इन छोटी छोटी ज़रूरतों को भी मैं पूरा ना कर सकी, इसके लिए भी मैंने उन्हें इतनी बातें सुना दी। लानत है मुझ पर। बेचारे बाबूजी मेरे कारण अपने मन को मार कर जीने पर मजबूर हो गए। सरिता अपने विचारों में खो सी गई। इसके बाद तो उसे पता ही नहीं लगा कि उसकी भाभियाँ क्या क्या बातें कर रही थीं। उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। वह मन ही मन अपराध बोध और बहुत ही गिरा हुआ महसूस करने लगी थी। वह सोचने लगी कि शुरू शुरू में जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई थी तो उसके ससुर जी उससे कितने अच्छी तरह से बात करते थे। बेटी कहते कहते जवान नहीं थकती थी उनकी। लेकिन मैं शायद कभी अपने पिता समान ससुर की कद्र जान नहीं पाई। बहुत बार बाबूजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी कि उन्हें हल्का खाने की ज़रूरत है, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देती थी। परिणाम स्वरूप उनकी तबीयत आए दिन खराब होने लगी। और एक और उनकी भाभियां हैं जो उनके माता पिता का इतना ध्यान रखती हैं। उधर प्रशांत अपने सास ससुर के पास बैठा हुआ था तो देखा दोनों पोते दादू दादू कहते हुए उनके पास आए और उनसे लाड़ लड़ाने लगे। और वे दोनों अपने पोते की इन हरकतों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। इतने में सरिता के बड़े भाई ने अपने बाबूजी के हाथ में एक पैकेट लाकर थमा दिया और कहा, यह लीजिए बाबूजी, इस महीने की तनख्वाह आ गई है तो मैं घर खर्च के लिए बैंक से निकलवा कर ले आया हूँ। इसके बाद थोड़ी देर के लिए दोनों भाई अपने पिता के इर्द गिर्द बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। प्रशांत ये देखकर हैरान था कि उनकी बातों से यह लग ही नहीं रहा था कि वह बाप बेटे हैं। वह आपस में मित्रों की तरह बातचीत कर रहे थे। सभी लोग आपस में इतने प्यार से रह रहे थे कि लग रहा था कि मानो जन्नत यहीं है। ससुराल में पारिवारिक एकता को देखते हुए जहाँ एक ओर प्रशांत को खुशी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अंदर ही अंदर अपने बाबूजी के बारे में सोचकर वह आत्मलीन हो रहा था। आज मैं अपनी ही नज़रों में इतना गिरा हुआ नज़र आ रहा था। सोचने लगा कि मित्र तो दूर, मैं अपने बाबूजी का बेटा भी ना बन पाया। यहाँ पर यह लोग अपनी तनख्वाह लाकर बाबूजी के हाथ में रख देते हैं और दूसरी ओर मैं अपने बाबूजी की पेंशन के पैसे भी उनके पास नहीं रखने देता। माँ के जाने के बाद मेरे बाबूजी अपना हालचाल बताने के लिए भी तरस गए थे, लेकिन मैं उनके पास एक पल के लिए भी प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं बैठा। और तो और हमने तो उनके पोते को भी उनसे दूर रखा, यह जानते हुए भी कि वह कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे। मैंने उनकी कोई परवाह नहीं की। आज स्वयं को अपने बाबूजी की दुर्गति का कारण जानकर उनकी अंतरात्मा उसे देख रही थी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने पिताजी का दिल दुखाकर कितना घोर पाप किया था। उस घर में 2 दिन रुककर उन लोगों ने जाना कि बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बुजुर्गों का अनुभव रूपी खाद से परिवार रूपी बगीचा किस तरह फल फूल सकता है। अगले दिन सुबह जागरण खत्म होते ही जैसे ही प्रशांत और सरिता कार में बैठे, दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, आज बाबूजी को लेकर जाना है। और दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। पश्चाताप की आग में जलते हुए उन दोनों की भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से झलकने लगीं। बहन अनीता का घर वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था, तो सुबह सुबह ही प्रशांत अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसके घर पहुँच गया। अनीता उन्हें अचानक देखकर हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पर अपने भाई की आंखों में आंसू देखकर वह जान गई कि वे लोग किस लिए आए हैं। अनीता उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आई, लेकिन प्रशांत ने देखा कि बाबूजी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे।
प्रशांत और सरिता चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाने लगे तो इतने में अनीता ने कहा, अरे भैया, बाबूजी तो तुम्हारे जीजाई और बच्चों के साथ पार्क में सैर करने गए हैं। क्या बाबूजी सैर पर जाते हैं? ये आदत कब से पड़ गई उन्हें? मेरा मतलब है कि उनके कमर में दर्द रहता था ना। प्रशांत हैरानी से बोला। अनीता अभी हंसते हुए बोली, दरअसल भैया तुम्हारे जीजाई स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं, तो उनके साथ साथ बाबूजी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीख गए हैं। अब तो वह कई किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। आलम यह है कि कोई और जाए या ना जाए, बाबूजी 1 घंटा ज़रूर घूम कर आते हैं। अब तो पार्क में उनके कुछ हम उम्र दोस्त भी बन गए हैं, जिनके साथ वे रोज़ सवेरे थोड़ी देर हंसते और बतियाते हैं। बातें करते करते अनीता सबके लिए चाय बनाकर ले आई। सब लोग चाय पी रहे थे, तभी अनिल जी दामाद और बच्चों के साथ घर पर लौट आए। बाबूजी को देखते ही दोनों बेटे बहू खड़े हो गए और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेने लगे। बाबूजी ने पुरानी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। उन्हें देखकर प्रशांत देखता ही रह गया। उन्होंने ट्रैक सूट और स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वे बिना लाठी के अच्छे से चल पा रहे थे। वाह दादाजी, आप तो बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। आज तो आप पापा के बड़े भाई लग रहे हैं, पोते ने हैरान होते हुए कहा। तो सब लोग ज़ोर से हंस दिए। अच्छा बेटा, दूर से आए हो, ये बताओ क्या खाओगे? बाबूजी ने कहा। तो इतने में अनीता बोली, पिताजी मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, उसके साथ पराठे बना लेती हूँ। तभी बाबूजी ने कहा, अनीता आज तुम अपने भाई भाभी के पास बैठो, पराठे मैं बनाऊँगा। इतना कहने भर की देर थी कि प्रशांत अचानक हंसने लगा और बोला, क्या पराठे आप बनाएंगे? आपको तो चूल्हा भी जलाना नहीं आता। अरे बरखुरदार, तुम्हें क्या मालूम, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी बहन से कुकिंग सीख रहा हूँ मैं। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं 15 मिनट में पराठे तैयार किए देता हूँ। कहते हुए बाबूजी के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। भैया, आपको यकीन नहीं होगा कि पिताजी कद्दू, लौकी, मटर पनीर और भिंडी की सब्ज़ी भी बनाना सीख गए हैं। आज बाबूजी ने उन्हें स्वादिष्ट पराठे बनाकर खिलाए और नाश्ते के बाद बढ़िया सी कड़क चाय बनाकर पिलाई। बाबूजी की चुस्ती फुर्ती को देखकर दोनों बेटे बहू अपने हैरानी को रोक नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर अब विश्वास से भरी चमक थी। जो बाबूजी माँ के गुजर जाने के बाद जीने की इच्छा खो चुके थे, आज वही बाबूजी जीवन के प्रति नया उत्साह नज़र आ रहा था। पिताजी, हम सब लोग इतना खा चुके हैं कि अब लंच करने के लिए पेट में जगह नहीं है। आप अपना सामान पैक कीजिए, आज आप हमारे साथ घर वापस चल रहे हैं। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर बाबूजी, जो अभी तक चहकते हुए नज़र आ रहे थे, अचानक गंभीर मुद्रा में आ गए और बोले, बेटा मैं यहाँ से फ़िलहाल कहीं नहीं जाना चाहता। बाबूजी, आप क्या अभी तक हमसे नाराज़ हैं क्या? प्रशांत ने पूछा। नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि बहू सरिता को मेरी उपस्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं सुहाती। उस दिन जब झगड़ा करते हुए बहू ने घर छोड़कर मैके जाने की धमकी दी थी, तो मेरी आत्मा अंदर तक कांप गई थी। उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर किसी को घर से जाना है तो मैं ही चला जाऊंगा, बहू नहीं। लेकिन बाबूजी, आपसे दूर रहकर हम जान चुके हैं कि बड़े की उपस्थिति घर में कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब से हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, प्रशांत ने कहा। तो उसका साथ देने के लिए सरिता आ गई। उसके चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे और आंखों में आंसू, और हाथ जोड़ते हुए बोली, बाबूजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि घर छोड़ने की बात दोबारा मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। यह सुनकर अनिल जी को सोच में पड़ गए और फिर बोले, एक बात मैं और तुम दोनों से कहना चाहता हूँ। उस दिन बहू ने गुस्से में आकर मुझे बोझ बताया था। उस समय मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँची थी और उसी दिन से मुझ में आत्मनिर्भर बनने की ललक पैदा हो गई। तुम्हारी इस शिकायत को दूर करने के लिए मैं घर का सारा काम करना सीख लिया है। खाना बनाने के साथ साथ डस्टिंग करना और कपड़े धोना भी सीख लिया है। अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं तुम्हारे घर में काम में मदद कर सकूँ। लेकिन बहू, एक बात हमेशा याद रखना कि एक बूढ़ा पिता बोझ नहीं होता। बाबूजी, मेरे द्वारा किए गए व्यवहार के लिए
मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके लिए आप मुझे जो सज़ा देना चाहें मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे साथ अपने घर वापस चलिए। यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। रुदु गले से कहती हुई सरिता रो पड़ी और अपने ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी। रो मत बेटा, गलती इंसान से ही होती है। मुझे मालूम है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए अब मैं चलने के लिए मना नहीं करूँगा। यह कहते हुए बाबूजी अपना सामान पैक करने लगे। शाम को वे सब लोग घर पहुँच गए। सरिता ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि वह आगे से कभी भी बाबूजी को किसी तरीके की शिकायत का मौका नहीं देगी। प्रशांत को भी एहसास हो चुका था कि उसके पिताजी की जिम्मेदारी केवल उसकी है। इसके लिए उसने भी ये ठान लिया कि वह बाबूजी की पेंशन के रुपए को हाथ भी नहीं लगाएगा और उनकी ज़रूरत को भी अपनी ही कमाई से पूरा करेगा। अगले दिन सुबह बाबूजी को सैर करने के लिए पार्क जाने को तैयार होते हुए देखा तो उनका बेटा और पोता दोनों स्पोर्ट शूज़ पहने हुए हॉल में बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। दादाजी, आज से हम भी आपके साथ सैर करने चलेंगे। यह बात सुनते ही अनिल जी खुद को आज धन्य महसूस करने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और जोश दुगना हो गया। रसोई घर में आज पनीर की सब्ज़ी के साथ साथ लौकी की सब्ज़ी भी बनी थी। आज घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ के स्थान पर हंसी ठहाके की आवाज़ गूंज रही थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।